वर्ल्ड हिस्ट्री बुक का चैप्टर 7 जिसका नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे यूरोप के एक ऐसे टाइम पीरियड को जो कल्चरल और इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग के लिए जाना जाता है और ये कैसे आगे चलकर रेनेसांस का कॉज बना। चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस चैप्टर के हर टॉपिक को। यूरोप में 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक का पीरियड एक ऐसे टाइम को दिखाता है जो कल्चरल और इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग के लिए जाना गया। यह टाइम पीरियड रेनेसांस के नाम से फेमस है। इस दौरान लोगों में नए आइडियाज और सोच के प्रति एक जागरूकता आई। रेनेसांस का लिटरल मीनिंग है रीबर्थ, यानी पुरानी नॉलेज और सोच को दोबारा नए तरीके से और नए कॉन्टेक्स्ट में अप्रिशिएट करना और उन्हें सोसाइटी में वापस लाना। पहले के टाइम में रिलीजियस बिलीफ सोसाइटी के सेंटर में थे, लेकिन अब लोगों का फोकस इंसान की इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज और अचीवमेंट्स पर शिफ्ट होने लगा। इस टाइम में क्रिएटिविटी और नॉलेज के नए नए सोर्सेज और डायमेंशंस को एक्सप्लोर किया गया, जिसमें लिटरेचर और साइंस का एक नया व्यू डेवलप हुआ। पहले रिलीजन और चर्च लोगों के बिलीफ्स और सोच पर पूरी तरह से कंट्रोल रखते थे, लेकिन अब लोग इंडिविजुअल तरीके से अपनी कैपेबिलिटीज को समझने और एक्सप्लोर करने लगे। यह पीरियड क्रिएटिविटी और नॉलेज का एक एक्सप्लोजन था, जिसमें नए नए आइडियाज और डिस्कवरीज को अप्रिशिएट किया गया। द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज। इटली के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज जैसे फ्लोरेंस, वेनिस और मिलान ट्रेड और कॉमर्स के सेंटर बन गए थे और इनका एक नई इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूशन रहा। 14th सेंचुरी के दौरान इटली के यह शहर इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल सेंटर्स बन गए थे, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास थे, जो यूरोप और मिडिल ईस्ट के ट्रेड का मेन रूट था। इस वजह से इटली के ये शहर वेल्थ और नॉलेज के बड़े सेंटर्स बन गए। रिच फैमिलीज और मर्चेंट्स ने अपने धन और रिसोर्सेज को आर्ट और लर्निंग में इन्वेस्ट किया, जो कल्चरल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का मेन रीजन बना। इस रिवाइवल से एक नई मिडिल क्लास का उदय हुआ, जो अपने आइडियाज और नॉलेज के थ्रू सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम्स में बदलाव लाना चाहती थी। ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के वजह से एक नई मिडिल क्लास डेवलप हुई, जो अपनी सोसाइटी में रिलीजियस और सोशल फ्रीडम को वैल्यू देती थी। ये मिडिल क्लास चाहते थे कि वो अपनी सोच और बिलीफ्स को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके और चर्च के डोमिनेशन के बिना अपने तरीके से लाइफ जी सके। इस तरह से ये नई मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल और सोशल रेवोल्यूशन के लिए ग्राउंड वर्क प्रिपेयर कर रही थी। द सिटी स्टेट। इटालियन पेनिनसुला के ये सिटीज इंडिविजुअल सिटी स्टेट्स में कन्वर्ट हो गए, जो अपने लॉज और कल्चर में इंडिपेंडेंट थे। इटली में जो सिटीज जैसे फ्लोरेंस, वेनिस थे, उनका अपना गवर्नेंस सिस्टम था, जिसे सिटी स्टेट कहा जाता है। ये सिटी स्टेट्स यानी हर सिटी एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट थी, जो अपने आप को गवर्न करती थी और इसका अपना पॉलिटिकल और कल्चरल सिस्टम था। हर सिटी स्टेट का अपना यूनिक कैरेक्टर था, जो उसके इकोनॉमिक और कल्चरल स्ट्रेंथ्स के हिसाब से बना हुआ था। जैसे वेनिस अपने मैरिटाइम और ट्रेड पावर के लिए फेमस थी और फ्लोरेंस अपने स्कॉलर्स और आर्टिस्ट्स के लिए। वेनिस सी ट्रेड और मैरिटाइम पावर में स्ट्रांग थी और यहाँ के लोगों का मेजर ऑक्यूपेशन सी बेस्ड ट्रेड और बिजनेस था। फ्लोरेंस एक कल्चरल और आर्टिस्टिक हब बन गया, क्योंकि यहाँ के वेल्थी फैमिलीज जैसे मेडिची फैमिली ने आर्ट और नॉलेज में इन्वेस्ट किया और बहुत सारे स्कॉलर्स और आर्टिस्ट्स को सपोर्ट किया। इन सिटी स्टेट्स ने रेनेसांस आइडियाज को फैलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और ये आइडियाज धीरे धीरे पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गए। The 14th and 15th centuries। 14th और 15th सेंचुरीज के दौरान आर्ट और लिटरेचर में नए आइडियाज आए, जो पुराने क्लासिकल आइडियाज को रिवाइव कर रहे थे। इस पीरियड में यूरोपियन लोगों ने पुराने ग्रीक और रोमन आइडियाज को दोबारा अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया। इन क्लासिकल आइडियाज को नई सोच और नए व्यू पॉइंट्स के साथ रीडिस्कवर किया गया। ये आइडियाज लिटरेचर और आर्ट्स में एक रियलिस्टिक डिपिक्शन के रूप में दिखाई देने लगे। इस टाइम पीरियड को रेनेसांस के रूप में देखा गया, जो एक कल्चरल रीबर्थ के साथ साथ सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में बदलाव लाने लगा। रेनेसांस एक ऐसा पीरियड था जिसमें नए आइडियाज और थॉट्स का रेनेसांस यानी रीबर्थ हुआ, और यह रीबर्थ क्लासिकल आइडियाज और नॉलेज का था, जो एंशिएंट ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशंस में पाया जाता था। लोगों ने पुराने आइडियाज को नए पर्सपेक्टिव्स के साथ समझने की कोशिश की और उन्हें अपने आर्ट और लिटरेचर में इनकॉर्पोरेट किया। यूनिवर्सिटी एंड ह्यूमनिज्म। इस पीरियड में यूनिवर्सिटीज का डेवलपमेंट हुआ, जहां इंटेलेक्चुअल डिबेट्स और आइडियाज का फ्री एक्सचेंज होने लगा। रेनेसांस पीरियड के दौरान यूरोप में यूनिवर्सिटीज का डेवलपमेंट होने लगा और ये यूनिवर्सिटीज स्कॉलर्स के लिए डिस्कशन और नॉलेज एक्सचेंज का एक सेंटर बन गई। स्कॉलर्स अपने आइडियाज को फ्रीली डिस्कस और एक्सचेंज करने लगे और इससे नए इंटेलेक्चुअल और सोशल डिस्कशंस डेवलप हुए। इसी दौरान एक नई आइडियोलॉजी डेवलप हुई, जिसे ह्यूमनिज्म कहा गया। ह्यूमनिज्म एक ऐसा विचारधारा थी जो ह्यूमन बीइंग्स और उनके एक्सपीरियंसेस को सेंट्रल प्लेस देती थी। ह्यूमनिज्म का आइडिया यह था कि इंसान का अपना एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है और उसका एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ह्यूमनिज्म ने लॉजिक और रीजनिंग को प्रमोट किया और रिलीजियस बिलीफ्स के बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज और अचीवमेंट्स पर ज्यादा फोकस किया।
यह फिलॉसफी इंसान के इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव पोटेंशियल पर ट्रस्ट करती थी। द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। ह्यूमनिस्ट स्कॉलर्स ने हिस्ट्री को नए नजरिए से देखना शुरू किया और एंशिएंट ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशंस को रिवाइव करना चाहा। ह्यूमनिस्ट स्कॉलर्स चाहते थे कि हिस्ट्री को एक नए तरीके से समझा जाए और एंशिएंट सिविलाइजेशंस जैसे ग्रीक और रोमन कल्चर्स के आइडियल्स और नॉलेज को फिर से सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किया जाए। ह्यूमनिस्ट्स ने हिस्ट्री को इस तरह से देखा कि सोसाइटी और इंसान की जर्नी और उनके अचीवमेंट्स का एक डॉक्यूमेंटेशन है, और इनका व्यू था कि हिस्ट्री को समझकर इंसान सोसाइटी को और बेटर बना सकता है। पेट्रार्क जैसे ह्यूमनिस्ट थिंकर्स ने हिस्टोरिकल राइटिंग्स और डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली स्टडी करना स्टार्ट किया। ह्यूमनिस्ट थिंकर्स जैसे पेट्रार्क ने एंशिएंट राइटिंग्स और डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली स्टडी किया और उनके थ्रू नए नए आइडियाज और नॉलेज सीखा। उनका फोकस हिस्ट्री को एक एक्यूरेट और लॉजिकल तरीके से समझने पर था, और इन लोगों का मानना था कि हिस्ट्री को समझने से इंसान अपने आज को भी बेटर समझ सकता है और अपना फ्यूचर बना सकता है। साइंस एंड फिलॉसफी, द अरब्स कंट्रीब्यूशन। साइंस और फिलॉसफी के फील्ड में अरब्स ने भी काफी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन किया, जो यूरोप में नए साइंटिफिक थ्योरीज और आइडियाज लेकर आए। मुस्लिम स्कॉलर्स ने एंशिएंट ग्रीक और रोमन टेक्स्ट्स को अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और इन टेक्स्ट्स को फर्दर एक्सप्लोर किया। अरब्स के नए आइडियाज और डिस्कवरीज जैसे अलजेब्रा, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन में यूरोप में वापस से इंट्रोड्यूस किए गए, और इनका इम्पैक्ट रेनेसांस और साइंटिफिक रेवोल्यूशन में भी नजर आया। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन में अरबिक थिंकर्स का काम रेनेसांस और साइंटिफिक रेवोल्यूशन के लिए वैल्यूएबल रहा। अरबिक थिंकर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस जैसे मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, एस्ट्रोनॉमी में सेलेस्टियल मोशन और मेडिसिन में डिजीजेस का ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन यूरोप में रीइंट्रोड्यूस हुआ, जो यूरोप के साइंटिस्ट्स और स्कॉलर्स ने फर्दर एक्सप्लोर और एडवांस किया। ये आइडियाज आगे चलकर रेनेसांस और लेटर साइंटिफिक रेवोल्यूशन का स्ट्रॉन्ग बेस बन गए। आर्टिस्ट्स एंड रियलिज्म। रेनेसांस पीरियड के आर्टिस्ट्स ने रियलिज्म और ह्यूमन बॉडी को एक्यूरेटली डिपिक्ट करना स्टार्ट किया। रेनेसांस का एक मेजर फीचर रियलिज्म था, जो आर्ट में दिखाई दिया। रियलिज्म का मतलब है चीजों को वैसे डिपिक्ट करना जैसा वो असल में है, यानी ह्यूमन बॉडी और नेचुरल वर्ल्ड को रियलिस्टिक और नेचुरल फॉर्म में दिखाना। इस पीरियड के फेमस आर्टिस्ट्स जैसे लियोनार्डो दा विंची और माइकलैंजेलो ने ह्यूमन एनाटॉमी पर रिसर्च की और आर्ट में बिल्कुल नेचुरल और रियलिस्टिक एलिमेंट्स इंक्लूड किए। आर्टिस्ट ह्यूमन बॉडी को स्टडी करके अपने आर्ट वर्क्स में असलियत से रिप्रेजेंट करने लगे। लियोनार्डो दा विंची ने ह्यूमन बॉडी के मसल्स और स्ट्रक्चर को डीप